तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल #स्टडी विद फाउंडर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल 9 to 12 तक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए है। ह्यूमैनिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, बट 3 सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए। 9th क्लास के, वैसे अभी 12th क्लास के वीडियो आएंगे। ये वीडियो 12th क्लास के लिए है, 3rd चैप्टर ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक से, और फर्स्ट एपिसोड के साथ ही 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। वैसे 9th क्लास का भी हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, 9th की बात कर रहा हूँ, और ज्योग्राफी के 5 चैप्टर हो रखे हैं 9th के। ठीक है, 9th का आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और 12th क्लास के अगर आपने जो पॉलिटिकल साइंस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोनों बुक से 3 चैप्टर, 4 चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं। ठीक है, उसमें भी आधा सिलेबस कंप्लीट मानो कि हो गया है। ठीक है, कुछ कारणवश थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है। चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड फर्स्ट चैप्टर 3। और बता दूं कि मेरे प्लेलिस्ट में आपको अदर वाले ऑप्शन में फॉर ऑल होगा, उसमें आप छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि कैसे स्टेट का नाम रखे याद, कैसे 7 सिस्टर का नाम रखे, करकेखा किस स्टेट से जाती है, ये सब शॉर्ट ट्रिक आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और 12th की हिस्ट्री भी हो रखे हैं, एक चैप्टर हड़प्पा वाली। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या संगठन, इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने। फर्स्ट पढ़ने लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या होता है? किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, वहाँ की जो स्त्री की जनसंख्या होती है और पुरुष की जो संख्या होती है, उन दोनों के बीच में जो अनुपात निकाले दे जाते हैं उसको लिंगानुपात कहते हैं। जैसे हमारे गांव में मान लो कि, जैसे मान लो एक गांव है, ठीक है, मान लो कि 200 स्क्वायर किलोमीटर का एक गांव है। ठीक है, उसमें 70 लेडीज हैं, 100 पुरुष हैं। जहाँ पे लेडीज कम होगी, इसका मतलब है लिंगानुपात निम्न है। ठीक है, लिंगानुपात निम्न का मतलब पुरुष की जनसंख्या अधिक और स्त्री की जनसंख्या कम। ठीक है, आगे हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या होती है उसके बीच में जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल मार्क्स में आपको पूछ सकता है। चलते हैं, कैसे निकालते हैं लिंगानुपात? स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। आपके गांव में जो होंगे स्त्री, उसका संख्या पूर्णतः पुरुष की संख्या वहाँ जितने होंगे इंटू 1000 करके निकाल देंगे, आपको लिंगानुपात निकल जाएगी। ठीक है, अथवा प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या। इसका मतलब हुआ कि प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की कितनी संख्या है। देखते हैं, बहुत सारे देश में बहुत तरह की जनसंख्या और लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे लेडीज ज़्यादा हैं, कहीं पे मतलब कहते हो स्त्री की जनसंख्या ज़्यादा है, और कहीं पे तो पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, विश्व की संख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? 1000 स्त्री पर 102 पुरुष। ये थोड़ा विश्व की अगर तुलना में देखें, विश्व के एंगल से देखें तो ये थोड़ा सही है। वैसे अगर 102 स्त्री होता और 100 पुरुष होता तो और भी बेहतर होता। ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपको 100 में, अगर 100 स्त्री पे 102 पुरुष हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 2 स्त्री यहाँ पे कम हो रहे हैं इक्वल के लिए। इसका बहुत सारा रीजन होता है लिंगानुपात निम्न होने का। ये वर्ल्ड लेवल पे एकदम सही है। ठीक है, 100 स्त्री पे 100 स्त्री पे 102 पुरुष। लेकिन बहुत सारे देश का अलग अलग आंकड़ा देखेंगे और पता चलेगा किस तरह वहाँ पे स्त्रियों के साथ शोषण होता है। जहाँ पे लिंगानुपात निम्न होगा, इसका मतलब है बहुत सारे से उत्पीड़न है, वहाँ की जनसंख्या इसलिए स्त्री की कम है क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है, लोग स्त्री का महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अलग अलग देश में। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा यानी उच्च लिंगानुपात किस देश का है? तो वो है लेटविया है। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे उच्च लिंगानुपात जैसा कि मैंने बताया था लेटविया। यहाँ पे देखेंगे स्त्री की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की संख्या से। यहाँ पे दिखाता है कि स्त्री का वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है।
ठीक है, स्त्रियों का मान होता है, सम्मान होता है, शिक्षित किया जाता है, ठीक है, भ्रूण हत्या नहीं होता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे उच्च लिंगानुपात आपको क्वेश्चन में सिंगल मार्क्स में पूछ सकते हो, होगा लेटविया, ठीक है, 100 स्त्री पे 85 पुरुष। और जस्ट अपोजिट बहुत बड़ी आंकड़ा के साथ आगे देखेंगे हम यूएई का, सऊदी अरब अमीरात का, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का विश्व में सबसे निम्न लिंगानुपात है। कहाँ? यूएई में, यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यूनाइटेड अरब होगा ना, हाँ, ठीक है। यहाँ देखो 100 स्त्री है और उन पर एक 311 पुरुष हैं। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अंतर है, 100 स्त्री पे 311 पुरुष, ठीक है। तो आगे चलते हैं, भारत का लिंगानुपात देखते हैं कितना है। भारत का लिंगानुपात भी थोड़ा गंदा सा दिख रहा है हमारे नज़दीक, ठीक है। यहाँ पे भी 100 स्त्री पे 176 पुरुष हैं। ये भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा तब होगा, लिंगानुपात उच्च तब कहलाएगा, अच्छा तब कहलाएगा जब स्त्रियों का संख्या अधिक होगी और पुरुषों का कम, ठीक है। और कम का मतलब ये नहीं कि 50-50% होना चाहिए, ये नहीं कि स्त्री की संख्या 100 तो पुरुष का संख्या, उच्च का मतलब ये नहीं हुआ कि स्त्री का संख्या 100 तो पुरुष की संख्या 5, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों का तुलना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्त्री की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। चलते हैं अगले पेज में, देखते हैं क्या। आई होप आप इस पेज को समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसी कमेंट सेक्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा 12th का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपके सामने में दो है कि उच्च लिंगानुपात क्या है और निम्न लिंगानुपात क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पे 100 से कम पुरुष होंगे वहाँ उच्च लिंगानुपात होगी, उस अनुपात को उच्च होती है वो, ठीक है। जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पे 100 से ज़्यादा होगी, मोर देन 100 होंगे, अगर स्त्री 100 है और उससे ज़्यादा पुरुष हैं तो वहाँ लिंगानुपात उसको निम्न कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, स्त्री के प्रतिकूल लिंगानुपात पुरुष की अपेक्षा कम, क्यों? इसका कारण मैंने जैसे कि बहुत सारे कारण बताए थे कि हो सकता है स्त्री का भ्रूण हत्या, जैसा कि गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। अब ऐसा केस कम मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे कानून आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी होते हैं कुछ लोग जो लड़कियों का महत्व नहीं देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि विदाउट वुमेन वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। उनके लड़कियों का भी जीवन होता है, वो भी कहती है मैं दुनिया से बाहर, मैं दुनिया को देखूं, जिस तरह हम लोग की इच्छा होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा होता है। तो चलते हैं, फर्स्ट रीजन स्त्री भ्रूण हत्या, ठीक है। सेकंड घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा में लेडीज़ लोग बहुत सारे शिकार होते हैं, मारे जाते हैं, तो ये गलत है। सामाजिक स्तर नहीं है उन पे, सामाजिक स्तर में निम्न उनको सोचा जाता है, कहीं पे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ आरक्षण आए हैं तो उससे महिलाओं की मनोबल बढ़ी है, ठीक है। और स्त्री शिक्षा महत्व ना देना, स्त्रियों को शिक्षित इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो अपने राइट समझ जाएंगी, वो अपनी जो अधिकार है वो समझ जाएगी, तो समाज से वो मांग सकती है। सो वो नहीं चाहती, समाज चाहती है कि जो परंपरा हमारे यहाँ चली आई है वही हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आगे और चढ़ बढ़ के सोचना चाहिए कि किस तरह हमें महिलाओं को हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो लिंगानुपात कम होने का रीजन आप देख सकते हो, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक स्तर निम्न, शिक्षा का महत्व नहीं देना, स्त्री शिक्षा का, ठीक है। चलते हैं फिर, और आयु उसके बाद पढ़ना है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होता है वो पढ़ेंगे। देखिए आयु संरचना कुछ नहीं है, इसमें जो है ना आयु वर्ग को दिखाया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है। उस पर आयु वर्ग जितने हमारे इंडिया में 0 से 15, 15 से 59, 59 से फिर 60 से समथिंग, तो
इसको उसमें प्रदर्शित किया जाता है आयु संरचना में। फिर आयु संरचना को प्रदर्शित किया जाता है आयु पिरामिड में, वो भी आगे पढ़ेंगे। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग मतलब जैसे कि 1 से 15, फिर 15 से 59, ये सब 15 से 59 वयस्क में आते हैं। वयस्क में नहीं आते, वयस्क में तो 18 से आते हैं, ये यूथ में आते हैं 15 से 59, और ये कार्यशील होते हैं और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। 15 से 59 साल के जो भी उम्र है, इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है कि इतने के बीच, इतने के 0 से 15 साल के बीच में कितने जनसंख्या है, 15 से 59 तक में कितने जनसंख्या है, फिर 59 से समथिंग कितने जनसंख्या है, तो ये सब बतलाता है। ठीक है, यानी 15 से जो 59 है वो कार्यशील है और ये यूथ है और इसकी जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, मैंने वैसे बताया था कि 15 से 59 जो होते हैं वो कार्यशील होते हैं और इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और उनके बाद जो 60 से प्लस होते हैं उनकी जनसंख्या जो है, जनसंख्या का 80% वृद्ध अवस्था में आते हैं, वो कार्यशील नहीं हो पाते हैं कुछ कारणवश मतलब हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि उनकी हेल्थ 60 के बाद थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो घर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ये आश्रित हो जाते हैं, 60 से ऊपर वाले इन पे आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, और इनका खर्च जो है ज़्यादा होता है क्योंकि दवा में ज़्यादा, स्वास्थ्य संबंधी में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु वाली यही संरचना देख रहे हो आप, दिखा रहा है जो 15 से 59 बताया कि कार्यशील है, जनसंख्या ज़्यादा है, फिर 60 बता रहा है 60 से अधिक, उनकी जो अनुपात है वो अधिकतर जो है वृद्धि है उनके जनसंख्या में, यानी 60 से प्लस वाले में, और ये युवा वर्ग पे आश्रित होते हैं। ठीक है, इनमें स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए अधिक खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आयु लिंग पिरामिड पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना जो है, जैसे मैंने पिछला पढ़ा था, उसका अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों से स्त्रियों और पुरुषों की संख्या है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। और जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, जनसंख्या लिंग पिरामिड जनसंख्या पिरामिड जो होता है उसका प्रयोग जनसंख्या पिरामिड बोलिए चाहे आयु लिंग पिरामिड बोलिए, लिंग पिरामिड। ठीक है, आप जनसंख्या पिरामिड बोलिए, आयु लिंग पिरामिड बोलिए, बात एक ही है। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जनसंख्या आयु लिंग संरचना जैसे मैंने पिछले पढ़ा था उसमें क्या था, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। आगे पढ़ते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वे होते हैं जिन क्षेत्रों में लोग प्राथमिक क्रियाओं में संगठित होते हैं। ये आपको पता है, प्राथमिक क्रिया सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और भारत में 80% लोग खेती पे निर्भर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी नॉलेज आपके पूरे दिमाग में होनी चाहिए, ताकि कोई भी तुरंत पूछे कि शहर में ज़्यादा प्राथमिक क्रिया होते हैं या ग्रामीण में, तो आपका आंसर जस्ट सेकंड में आना चाहिए कि प्राथमिक क्रिया ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। जिन क्षेत्रों में अधिकांश लोग गैर प्राथमिक यानी कृषि छोड़कर, कृषि प्राथमिक में सिर्फ कृषि नहीं आता, खनन भी आता है, बहुत सारे क्रियाएं आते हैं, जो प्राथमिक क्रिया है उनको छोड़कर उसको गैर प्राथमिक बोलते हैं। उनमें जो संलग्न होते हैं, उसमें जो लगे होते हैं, उनको वो नगरीय क्षेत्र में अधिकतर लोग होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क यानी सेकंड, द्वितीय, तृतीय में जो भी होते हैं वो नगरीय क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आप साक्षर का मतलब क्या समझते हो? देखो, साक्षर वो हर एक आदमी है जो रोजमर्रा अपने जो दिन प्रतिदिन में जो साधारण तौर पे जो यूज होते हैं शब्द, ठीक है, सरल वाक्य जो यूज होते हैं, और अगर वो वाक्य को समझ जाते हैं, उसको लिख लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ के समझ लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें साक्षर बोलेंगे। ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन करेंगे तब साक्षर होंगे, पीएचडी करेंगे तब साक्षर होंगे। नेक्स्ट, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात
उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। बिल्कुल, जहाँ पे लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे वहाँ की स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि लोग को टेक्नोलॉजी, लोग को समझ बूझ होगा किस तरह जनसंख्या ग्रोथ करे, किस तरह हम रोक सकते हैं, किस तरह लोगों को भुखमरी से आज़ादी दिला सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण रखेंगे तो अकाल नहीं होगा, भुखमरी नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, आर्थिक विकास वहाँ का सही होगा जहाँ पे लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, यहाँ का रहन सहन का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधा की उपलब्धता, सरकार की नीतियाँ का पता चलता है। अगर सरकार नीतियाँ अच्छी नहीं बनाती होगी तो वहाँ की आर्थिक विकास जो है अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, आपको दो ये क्वेश्चन पूछते हैं। भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। एंड भारत के निम्न साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। और बता दे, इसका 94% के आसपास है। लगभग ही लिखना हमेशा, मैं बार बार बताता हूँ आंकड़ा जब भी लिखते हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है तो 94 मार देना। और ये आप सर्च करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार का साक्षरता दर कितना है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है इंडिया का? वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, ये लास्ट है आपका। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आती है? तृतीय पंचमी क्रिया, पंचम क्रियाएं भी होती है, लेकिन चौथर तक है आपके बुक में, आपको बता देता हूँ। प्राथमिक क्रिया में आती है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन। और द्वितीय मत है कि जो कृषि से, चाहे इन सभी चीज़ों से जो कच्चा माल होते हैं और इसको फिर से विनिर्माण करते हैं, मतलब फिर से उसको एक नया रूप देते हैं, जो वैल्यू उसका बढ़ जाता है और वो बाजार में जाके बिकती है, उसको विनिर्माण बोलते हैं। फिर ये जब विनिर्माण होता है तो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, व्यापार किया जाता है, परिवहन से जाता है, संचार होता है, अन्य सेवा होते हैं, उसको तृतीय क्रिया कहते हैं। फिर इन सभी को चलाने के लिए एक अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी भी होती है कि आप कहाँ है नहीं है, ये सब पता लगाता है कि कैसे जाया जाए, किधर की शॉर्टेज डिस्टेंस होंगे, ये सब सारी बातें अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें चतुर्थ क्रिया में आती है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो जो है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए। सो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आपका क्वेश्चन है कि भारत के निम्न साक्षरता वाला राज्य बिहार है, उसका साक्षरता दर कितना है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं, और आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लॉकडाउन तक घर रहें, सुरक्षित रहें।